मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ और मंच पर बैठे हुए हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर राजकुमार जी जो दिन रात बिना थके हर प्रोग्राम में लोगों को जो गुमराह हो चुके हैं उनको हमें दिशा निर्देशन कर रहे हैं। हमारे बीच में मास्टर जी दिनकर जी हैं जिन्होंने अपने पूरे साझा क्षेत्र दिल्ली में, मैंने तो कई बार बल्लभगढ़ और पलवल में भी देखा वो काम करते रहते हैं और जो आज का प्रोग्राम का आयोजन किया है आदरणीय एस के गौतम जी और डॉक्टर साहब उनकी टीम ने, वो भी धन्यवाद के बहुत ज़्यादा पात्र हैं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र वो स्कूल के मैनेजमेंट के मालिक हैं जिन्होंने हमें जगह उपलब्ध कराई है। इस संसार के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 ड्रेस जो हम पहनते हैं, एड्रेस जो मैनर ऑफ स्पीकिंग है और तीसरी चीज़ पर्सनैलिटी है जिसको आप नेचुरली कह सकते हो। ये ड्रेस, एड्रेस एंड पर्सनैलिटी तीनों चीज़ें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी, इसलिए लोग बहुत बड़े पैमाने पर उनसे बहुत बड़े पैमाने पर आकर्षित हैं। आप देखेंगे कि 1905 में एक बुक प्रफुल्ल चंद्र राय जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं, उन्होंने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के अंदर प्रफुल्ल चंद्र राय ने लिखा कि भारत के पतन के, भारत के गुलामी के और के या बार बार जो भारत गुलाम बना उसके उन्होंने 2 कारण मैंने बताए। पहला कारण भारत में जो बताया वो उन्होंने बताया कि भारत की गुलामी के पहला कारण यहाँ पर आपसी फूट है जो जातिवाद के कारण है, जो छुआछात के कारण है, जो समाज में विघटन पैदा कर रहा है। और दूसरा कारण उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बताया वो इंपॉर्टेंट था कि भारत के पतन का दूसरा कारण यहाँ पर नॉन साइंटिफिक एजुकेशन थी। नॉन साइंटिफिक एजुकेशन, गैर वैज्ञानिक शिक्षाएं जो गीता की हैं या वेद की हैं या रामायण की हैं, वो भारत के पतन का कारण, सबसे बड़ा कारण हुआ है। दूसरा जो प्रोफेसर मैक्समूलर ने इंडिया व्हाट कैन टीच अस नामक एक ग्रंथ में लिखा है कि भारत के अंदर जो सम्राट अकबर थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने धर्मों की स्टडी की थी। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो बुद्ध का धर्म यहाँ का मौलिक संस्कृति से जुड़ा हुआ धर्म है, मौलिक संस्कृति से जुड़ा हुआ जो धर्म है यहाँ के मूल निवासी का धर्म है जिसको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया था। तो बौद्ध धर्म के में ऐसी क्या खासियत है कि बौद्ध धर्म भारत का या विश्व का एक धर्म कहते हैं। उसके अंदर जो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की भावना है, समानता, निस्वार्थता और भाईचारे की भावना जो है, इवन आप ये देखेंगे कि जो भाईचारे की भावना, ये भावना भी इस्लाम धर्म ने बौद्ध धर्म से ही ली है। आप ये देखेंगे कि जो रोगियों की सेवा करना और दूसरे लोगों को एजुकेशन देना, ये भावना क्रिश्चियन धर्म से ही बौद्ध धर्म से ही क्रिश्चियन धर्म ने ली है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि बुद्ध ऐसी क्या बात कहते हैं जो दूसरों धर्मों से अलग बनाता है। बुद्ध की जो बात है वो कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं जब तक वो बात आपके तर्क और लॉजिक पर, तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरती हो, इस बात को आप फिर किसी न माने। इस बात को कहने की भावना ना ही तो किसी व्यक्ति में है, ना किसी धर्म में है, ना इस्लाम में, ना क्रिश्चियन में, ना हिंदू धर्म में, ना पारसी धर्म में है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार एक दूसरे लोगों से जोड़ता है, जो सामाजिक हमें सीमेंट का काम करता है, वो केवल बौद्ध धर्म है। और आप जो 2500 वर्ष नाम की किताब, जो एक बड़ी ऐतिहासिक किताब बाबा साहब के टाइम 1956 में लिखी गई थी, उसमें यह कहा गया कि केवल जो अशोक की पुत्री है संघमित्रा को लंका इसलिए भेजा गया था, और लंका में महेंद्र जो अशोक के पुत्र और पुत्रियों की पूजा बुद्ध से पहले होती है, उससे पहले पूजा होने का कारण यह था कि किसी भी महिला को केवल बुद्ध दीक्षा दे सकते थे, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी दीक्षा नहीं दे सकता। केवल एक भिक्षुणी दीक्षा दे सकती थी, किसी पुरुष को किसी महिला को दीक्षित करने का प्रोविजन बौद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए संघमित्रा को वहां जाना पड़ा। मैं आपको एक बात जो भारतीय संविधान से जो अट्रैक्ट करती है, आप उसके शेड्यूल 3 को, अनुसूची 3 को, भारतीय संविधान को देखोगे तो उसमें किसी ईश्वर के
शपथ लेने की कोई भी प्रोविजन नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे किसी का हो। मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूँ। तो बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उसमें ईश्वर का, आत्मा का और परमात्मा का कोई भी स्थान नहीं है और वो बिल्कुल साइंटिफिक विचारधारा है। इसी साइंटिफिक विचारधारा को जो आर्टिकल 4 की क्लॉज एच में कहा गया है कि इट शैल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट, अंधविश्वास को दूर करेंगे, बुद्धिजीवी बात को फैलाएंगे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान होते हुए भी पूरी तरह से बौद्ध धर्म से प्रभावित है। क्योंकि जब बाबा साहब से कहा गया मैं आत्मा को नहीं मानता, तो आप किसको मानते कहते हो, फिर आप किसको मानते हो? तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था दी पीपल ऑफ इंडिया, जो पीपल ऑफ इंडिया है वो मेरे लिए जो आपके लिए ईश्वर है उसकी तरह है। तो मैं भाइयों कहना चाहता हूं जो गणतंत्र रिपब्लिक डे की जो बौद्ध धर्म से लिया गया है, जो प्रोसीजर, जो डेमोक्रेसी का प्रोसीजर लिया गया, वो बौद्ध ग्रंथ से बुद्धायनी धम्मा में भी इस बात का जिक्र किया गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है, जो हम लोग वैचारिक भावना करते हैं कि विद्यावती मालिका जी ने थीसिस लिखा है संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। उन्होंने पीएचडी इसी पे की है, बहुत बड़ी बौद्ध स्कॉलर है। उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जितने भी संत हुए हैं, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हुए, चाहे कबीरदास जी हुए, चाहे कोई भी कवि, जितने भी रहमान, रहीम वगैरह, जितने भी दादू या चोखा या जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रवृत्ति को, बौद्ध धर्म की कल्चर को, बौद्ध धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। जब बुद्ध कहते हैं दंपत की पहली गाथा में कि मनी सभी वस्तुओं का अगुवा है और मनी सर्वश्रेष्ठ है, तो ही वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट है। उसी बात को गुरु रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में दूंगा। जब बुद्ध कहते हैं संतोष बड़ा धन है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि गोधन गर्दन बादन और रतनदन काम, जवाब है संतोषन शब्दन धूल समान। तो उन्होंने आम भाषा में गुरु रविदास ने आम भाषा में, कबीरदास जी ने आम भाषा में बौद्ध धर्म के ही प्रचार को जन जन तक फैलाया था। और दूसरी जो कबीरदास जी के माता पिता थे वो खुद बौद्धिस्ट थे, जो बाद में, और जितने भी आप दर्शन दिग्दर्शन नाम का ग्रंथ और शांत कृष्ण जी का उसकी आप स्टडी करोगे तो उसमें पाओगे कि जितने भी अंसारी लोग हैं, कपड़े बुनने वाले लोग हैं, जितने भी मुस्लिम बने हैं, चाहे भय की वजह से बने हो, चाहे वो डर की वजह से बने हो, वे सब लोग बौद्ध धर्म से इस्लाम को इस कंडीशन पर उन्होंने इस्लाम में आए थे कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस्लाम में आज जातिवाद है। सिखों के अंदर जातिवाद, सिर्फ गुरुद्वारे तक वो समानता की बात करते हैं, बाकी जातिवाद की बात करते हैं। और सिख के शब्द का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम सिख शब्द का प्रयोग किया है, किसी और किताब में सिख शब्द नहीं है। जब आप पंचशील देखोगे, पंचशील का पहला शील देखोगे, पाणा तिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधानी, तो सिख शब्द का सबसे पहले प्रयोग उस वाले के अंदर हुआ है। दूसरा, जो पाली भाषा बुद्ध की थी, बुद्ध ने बिल्कुल नकार दिया कि मैं कोई संस्कृत को इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी भाषा, उनकी पाली भाषा है, और पाली भाषा में पाली का शब्द का अर्थ होता है गांव की भाषा, आम व्यक्तियों की भाषा। इसलिए विवेकानंद ने अपनी स्पीचों में कहा कि बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सभी यज्ञों की अग्नि को बुझा दिया था। बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सभी यज्ञों की अग्नि को बुझा दिया था। उन्होंने देश में से अंधविश्वास खत्म कर दिया था। इसलिए उन्होंने धम्मपद की गाथा में कहा है कि जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आता है तो इस संसार में ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा संसार को शीतल और मधुर प्रकाश देता है। मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार समुद्र से, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई भी ताकत भारत में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जो मूर्ख बौद्ध धर्म को रोकना चाहता है वह पिल्ले रूपी आंधी को दो हथेलियां लगा के रोकना चाहता है, जो रुकना कभी संभव नहीं है। लोगों पर, जिन
लोगों पर जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है उसमें बाबा साहब की पूरी तरह से विचारधारा सम्मिलित है और इस देश के मूल निवासियों को बर्बाद करने के लिए जो सरकारी नौकरियों को खत्म सेंट्रल या स्टेट की सरकार कर रही है, वो दोबारा से गुलाम बनाना चाहती है। जब किसी संस्था को आप प्राइवेट करते हैं, इसका मतलब यह है कि उस गवर्नमेंट के लोग देश को चलाने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए प्राइवेट लोग संस्थाओं को प्राइवेट कर रहे हैं ताकि लोग बेरोजगार हो सके। इसलिए आज के टाइम में जो मूल निवासी हैं, जो दलित हैं, उनके तबाही को केवल जुनून के द्वारा रोका जा सकता है और जुनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जुनूनी है। इसलिए मेरे साथियों, बौद्ध धर्म को फैलाना, जो बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम की पुस्तक है, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि बौद्ध बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बौद्ध बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार करना उससे भी बड़ी बात है। और एक जो वर्ल्ड फेमस बुक है द इंडिया व्हाट कैन टीच अस, प्रोफेसर मैक्स मूलर की, उस वाली बुक में प्रोफेसर मैक्स मूलर लिखते हैं कि अगर भारत में कोई हिस्टोरिकल प्रूफ, कोई ऐतिहासिक प्रूफ हमें मिलता है कि यहाँ के लोग लिखना जानते हैं, तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक के जो स्तंभ में उन पर जो लिपि का प्रयोग किया गया है, पहला हिस्टोरिकल प्रूफ हमें मिलता है कि यहाँ के लोग लिखना जानते हैं। यहाँ के वेद या गीता का भी जो लिखा गया है वो सम्राट अशोक के बाद में ही लिखा गया है, उससे पहले यहाँ के लोग लिखना नहीं जानते थे। जो लिखना जानते थे वो सिर्फ उसका प्रूफ हमें उनके स्तंभ में शिलालेख है। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि केवल जिस प्रकार गर्म लोहे के द्वारा गर्म लोहे को ही जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार एनर्जीवान लोग समाज को जोड़ सकते हैं। और मैं दूसरी प्रोफेसर अपना जो एक बुक उन्होंने लिखी है, हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, बड़ी फेमस किताब है डेल कार्नेगी साहब की। वो कहते हैं कि अगर आपको मधुमक्खी का शहद चाहिए तो बुद्धिमान लोग कभी उसके छत्ते पर लात नहीं मारते। जिन लोगों को मधुमक्खी का शहद चाहिए वो कभी उसके छत्ते पर लात नहीं मारते। इसलिए समाज में आप प्रचार करिए, और प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपको प्रचार की शक्ति के कारण ही अंधविश्वास में रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो यूनिवर्सिटियां खोली थी वो केवल बौद्धों ने खोली थी। जो नालंदा हो चाहे विक्रमशिला, जितनी भी यूनिवर्सिटियां पढ़ने की जो कल्चर पैदा करी कि सब लोगों को एजुकेशन होनी चाहिए, वो एजुकेशन का सिस्टम सबसे पहले बौद्ध विद्वानों ने करा है। हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में शुल्क कास्टों को, मूल निवासियों को एजुकेटेड होने का कोई सिस्टम नहीं था। इसलिए जब वो जो बौद्ध विद्वान है, उनका नाम है, जो बहुत बड़े बौद्ध विद्वान है, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, एक श्रृंगार शतक, एक वैराग शतक और तीसरी नीति शतक। उनका नाम वो है, वो अपना जो 6वीं शताब्दी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका एक श्लोक आता है कि जिस मनुष्य के पास में ज्ञान नहीं है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ते ज्ञानम न शीलम न गुणम तेम न लोके भवि गूढ़ता, कि जो मनुष्य के पास में ज्ञान और विद्या नहीं है वो बिना सींग वाला पशु है और इस संसार में वो ऐसे घूमता है जैसे जानवर घूमते हैं। इसलिए एजुकेशन पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हमारे एजुकेशन पर सबसे पहले बौद्ध विद्वानों ने पूरे देश को, मतलब ये उन्होंने एजुकेशन देने की बात कही। आपके संविधान का जो आर्टिकल 51 है, जो ये कहता है कि भारत को विश्व शांति कायम करनी चाहिए, भाईचारे की भावना बढ़ानी चाहिए, ये बौद्ध धर्म की कल्चर से लिया गया है। इसलिए पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। ये बौद्धों की कल्चर है, ये उनकी कल्चर ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद की सब लोगों को जोड़ने के लिए नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि 1000 साल तक भी इस देश के लोगों को, मूल निवासियों को हिंदू धर्म में समानता नहीं मिलेगी। प्रोफेसर अपने जो पेरियार रामास्वामी का एक कथन है, इस देश के दलित लोग जब तक देवी हिंदू देवी देवताओं को पूजते रहेंगे, 1 साल तक भी उनको कदापि किसी कीमत पर समानता इस धर्म में नहीं मिलेगी। इसलिए इनको शमशान की हड्डी की तरह छोड़ देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ
कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना, मानवता का प्रचार करना है, भारत के संविधान की रक्षा करना, हमारी मानवता, हमारे अपने देश को बचाना है। वे लोग जो हमारे लोगों को अधिकार को छीनना चाहते हैं, हम लोगों को पर जुल्म सितम अन्याय करना चाहते हैं, वो संविधान विरोधी हैं और आपके मौलिक अधिकार के विरोधी हैं। वे आपके जो लीगल राइट्स हैं उसके विरोधी हैं, सिविल राइट्स के विरोधी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के विरोधी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी एक अदालत ने कहा था जिसने संविधान फाड़ा था कि इसकी एक्टिविटीज देश के टेररिस्टों से, आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अपने खून के पंसीर के जो शेर थे, जो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, उन्होंने कहा मैं खून के आखिरी कतरे तक भी हम लड़ेंगे। इसलिए देश की एकता के लिए, अपने भाइयों पर जुल्म रोकने के लिए, अपने अधिकार के लिए खून के आखिरी कतरे तक हमको संघर्ष करना होगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण करा था, तो हालैंड का तल को समुद्र तल से नीचा था। हालैंड वासियों ने कहा मर जाएंगे लेकिन जर्मन के गुलाम नहीं बनेंगे, तो उन्होंने समुद्र की दीवारें तोड़ के जर्मन की फौज को अपने साथ डुबा दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मैन की मेरे संघर्ष में कहा, अरे दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, ना एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे कदापि गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीना चाहते हैं। मेरे साथियों, आदमी की जो वैल्यू है संख्या की, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। दूसरी बात मैं एक और बड़े विचार के साथ कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था, भल्लिक और तपसु नाम के दो लोगों को, भगवान बुद्ध जब दो लोगों के लिए बोल सकते हो तो ये तो काफी लोग हैं हमारे अपने बोलने के लिए। तो भाइयों, मैं आज के टाइम में हम पे जो जुल्म हो रहा है, मैं एक शायर की बात कहूंगा, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। जय भीम, नमोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाजू का रहने वाला हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और कुछ सालों से मैं डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले का विचार का प्रचार प्रसार कार्य कर रहा हूँ और हमारी बहुत ही अच्छी टीम है और नेशनल तो लेवल पे हम काम कर रहे हैं और काफ़ी राज्यों में हमारी टीम भी है और लोग हम प्रोग्राम में इनवाइट करते तो आते हैं। और हमारी हरियाणा तो हमने किया ही, दिल्ली को भी हमने अभी ठान रखी है, दिल्ली को भी हमें अपने हाथों में लेना है, ना कि और वो आप लोगों के समकक्ष मतलब आप ही के साथ में कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे बुद्ध रतन जी हैं, बुद्ध रतन जी बहुत पुराने हमारे साथ में कार्य करते हैं और करते रहे हैं। तो इसी आज मैं इधर तो पहली बार आया हूँ और काफ़ी दिनों बाद बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे कि बाबा साहब ने हमारे को भारतीय संविधान दिया, हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है संविधान को क्या हमें उपयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हमें टीवियों के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से, अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें बताया जा रहा है। रामायण महाभारत बताई जा रही है, पुराण बताई जा रही है, मगर हमारे जो भारतीय संविधान है, डेमोक्रेसी है, उसी के बारे में कोई बता ही नहीं रहा। कोई टीवी चैनल नहीं बता रहा, कोई इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं बता रहा, कोई पेपर मीडिया भी नहीं बता रहा। तो इसी के माध्यम में हम लोगों को जो हर मतलब कोशिश करते हैं, हर राज्य में, हर कॉलोनियों में, हर शहर में हम अपना प्रोग्राम लगाते हैं और ये सब बाबा साहब की देन है। हम इधर तक आज पहुँचे हैं। दुश्मन के जो हमें मालूम है, दो पहलवान लड़ते हैं तो एक गिरता भी है, मगर दुश्मन को पता है हम हमारे मुकाबले में कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आज पहले क्या था, जातियों की समस्या थी,
आज हमारे इंडिया में संगठनों की समस्या है। वो बोलता है मैं प्रधान हूँ, मैं बोलता हूँ मैं प्रधान हूँ, कोई प्रधान नहीं है। हमें जिसको लगती है ना वही ग्राउंड में आता है, भाई हमें भी जोड़ ले। और जब हम बुलाने जाते हैं गांव में, हम शहर में घूमते हैं, लोगों के नंबर लाते हैं, कुछ बाहर से ही हमें धक्का देते हैं, हमें ऐसा भी दिन देखने पड़ते हैं। तो बहुत कठिनाइयों से हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं। पीछे हम देखते हैं काशीराम साहब ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, शिवाजी राय गायकवाड़ ने संघर्ष किया, हमारे जितने महान पुरुष हुए उन्होंने सभी ने संघर्ष किया। और कल मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, बाबा साहब की जो प्रिंट मीडिया है वो आज भी मतलब वहाँ रखी हुई है संभाल करके। तो हमें आज सख्त ज़रूरत है हमें मीडिया की। मीडिया, पेपर मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, कई प्रकार के मीडिया होते हैं साथियों। वो हमें यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे लोगों को मैसेज मिलते हैं। तो मैसेज किसके थ्रू मिल रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। हमें एक तो कदम बढ़ानी चाहिए, बाकी और लोग इस विषय में काम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो हमें भी एक बहुत ही अच्छी सफलता होगी। मैं ये तो कहूँगा नहीं बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, वो आप लोग सभी जानते हैं। आज देश के हालात इतने बुरे हैं, लोग घबरा रहे हैं किसी के खिलाफत बोलने में और किसी के हित में बोलने में। ठीक है, पिछले जैसे कि हमारे हरदम SC ST OBC के साथ अत्याचार होता है, OBC को तो पता ही नहीं लगता, मेरे को लग भी रही है। हमारे शहर में बहादुरगढ़ में चेयरमैन की सीट आई थी पहली बार OBC की, समाज की। ठीक है, उन्होंने कन्वर्ट करके जर्नल में कर दिया। उनको तो मालूम ही नहीं है हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो फिर भी बस चक्र वो लगे पीछे पड़े हैं उनके। ठीक है, तो हमारे सबसे बड़ा जो समाज है 52% OBC को बताया जाता है, उसको तो कोई खबर ही नहीं है हमारी। जो ग्राउंड में है वो SC के लोग हैं हमारे इधर तो, और जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये इधर ST लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो हमारे काफ़ी समय बाद मैं बोल रहा हूँ और इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, चाहूँगी निवासी। साथियों से ये निवेदन है, जैसे कोई भी कार्यक्रम हम जब करते हैं उस महीने में जिन महापुरुषों की जयंती आ जाती है तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको भी वो समर्पित कर देते हैं। कार्यक्रम तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनकी जयंती पे भी हुआ है, कहीं ना कहीं होते रहते हैं, और साथियों ने भी, गौरव ने भी, क्योंकि संगठन ने भी किया है। लेकिन पूरा महीना कम से कम उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी चर्चा में रहे उन महापुरुषों की, इसलिए उनको समर्पित कर देते हैं। तो साथियों, इस कार्यक्रम में जो विषय लगाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान जो सभा थी उस सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान का अंगीकृत जब किया गया, उसके मूल ढांचे का स्वरूप क्या है आपने उसमें देखा होगा। स्वरूप के बाद कोमा, और जो एडवोकेट साथी हैं वो कोमे की इम्पोर्टेंस समझते हैं। उसके बाद जो शुरू होता है उसमें वर्ड है, वो है उसका उद्देश्य। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उस क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, तथा वर्तमान में क्रियान्वयन पर चर्चा। तो विषय शायद आपको समझ में आया हो, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा जब उस पर चर्चा होगी। मैं सभी साथियों से, जो हमारे साथी बैठे हैं, और एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, हमें रैली तो अपनी होती नहीं, क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। तो सामाजिक जो संगठन होते हैं वो अपने दायरे में जितनी मेहनत कोशिश करते हैं उसके माध्यम से चर्चा और मीटिंग होनी चाहिए। भीड़ का मामला रैलियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो भीड़ का रैली तो अपनी है, भीड़ विचार गोष्ठी है और समाज की चर्चा है, ना कोई ये भाषण प्रतियोगिता है। सिर्फ आपस में
कुछ विषय रखा है, उस विषय पर चर्चा हो और उस चर्चा की गंभीरता को समझने के लिए जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो पहुंचते हैं। जो साथी नहीं पहुंच पाते हैं, हम अपनी कमी जो हमारी कमियां होती हैं हम उनको आगे भी देखते हैं। और जहां तक कोशिश रहती है, ये सच्चाई है कि आपका दिल्ली के सादरा डिस्ट्रिक्ट संगठन के माध्यम से पहली बार इधर मीटिंग है और उत्तर पश्चिम जो दिल्ली है उधर पूरी टीम है। अभी 27 को भी कार्यक्रम था, 400-500 लोगों का प्रोग्राम था। रमेश नाग जी और कई साथी करके बैठे हैं और बुद्ध रतन जी जो अपने नामलोई बौद्ध विहार से कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और अपने संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो साथियों, यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमें ये हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है कि हम उस चीज़ के अंदर ये देखें कि भीड़ कितनी है, क्योंकि आपको शायद ये मालूम होगा कि पूरे देश की अगर कैबिनेट देखोगे तो बहुत कम लोगों की है जो पूरे देश को चलाती है। एक सामने एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इस सिस्टम को आगे चलाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि बस जो होती है, बस चलती है, चलते चलते कुछ कचरा वगैरह आ जाए उसमें तो वो रुक जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें 50-60 जो लोग होते हैं तो सारे उतरते नहीं है उसमें से। वो पूरी बस में से 4-5 साथी उतरेंगे और वो धक्का लगाएंगे और वो बस चल जाती है। तो समाज की भी अपनी वही सिचुएशन हालात है कि हमारे समाज में काम करने वाले लोगों की अभी कमी है और जितने ज़्यादा काम करने वाले होंगे उतना ज़्यादा समाज जल्दी जुड़ेगा। जैसे पहले टीचरों की कमी होती थी, आज भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है, तो उसी लेवल पर पढ़ाई की जाती है और समाज में उतना ही ग्रोथ करता है। उसी तरीके से जितने डॉक्टर हैं उतना जल्दी उनको इलाज मिल पाता है, अदरवाइज वो लाइन में लगे रहते हैं हमारे लोग। तो क्योंकि अगर कोर्ट में आप देखेंगे तो जजों की जो संख्या है, आप 10 लाखों लोगों के ऊपर कम से कम उसके बाद एक जज मिलता होगा। ये सर्वे के अंदर आता रहता है, बदलता भी रहता है। तो जजों की संख्या नहीं है, न्याय मिलते मिलते उनकी उम्र बीत जाती है। तो जैसे जो प्रतिनिधित्व होता है, जिनकी संख्या अगर बढ़ती जाएगी, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये कारवां बहुत आगे तक जाता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जो विषय है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत भारतीय संविधान के मूल ढांचे का स्वरूप, उसके बाद उद्देश्य, क्वेश्चन मार्क तथा वर्तमान में क्रियान्वयन पर चर्चा और अथवा में एक और विषय दिया है, ताकि किसी साथी को पहला जो विषय है अगर वो समझ में नहीं आया, मतलब उस पर अपनी बात रखने में उसको सक्षमता नहीं लग रही है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो दूसरे विषय पर भी रख सकते हैं। और टाइम के अनुसार हम इसको कोशिश करेंगे, जैसे जैसे साथी और आते रहेंगे वो चलता रहेगा। अदरवाइज हम टाइम से कोशिश करेंगे जो समापन है कार्यक्रम का हो। और इसके तहे दिल से सभी साथियों को मैं दोबारा से धन्यवाद देता हूं, खासकर त्रिरत्न बौद्ध विहार और अपने अतुल जी और SK गौतम जी का, जिन्होंने ये व्यवस्था में उन्होंने पूरा साथ और सहयोग दिया है। तो ये संयुक्त त्रिरत्न बौद्ध विहार और तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ की एक संयुक्त मीटिंग के माध्यम से ये इधर कार्यक्रम है। तो साथियों, आप सभी के बीच जो ये विषय मैंने आपके बीच में बताया, तो सेकंड विषय जो इसमें है उस विषय को समझ कर आप अपनी बात उस पर रख सकते हैं। मूल निवासी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज जो है को स्वतंत्रता और अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, क्या बिना सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति किए बगैर मिल सकते हैं? एक गंभीर चर्चा ये, उसमें क्वेश्चन मार्क ये सेकंड उस पर अथवा में दिया हुआ है। दोनों में से किसी पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो साथ साथ में कार्यक्रम अभी धीरे धीरे चला के पहले एक बार कोशिश करते हैं कि जो साथी हमारे बीच में प्रोफेसर राजकुमार जी हमारे गेस्ट हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो थोड़ी देर में मैं उनको इनवाइट कर लूँगा, तब तक आगे चालू करते हैं। तो साथियों, इसके अंदर जो हमारे बीच में रमेश कुमार जी हैं जो अपनी बात रखेंगे, भाई अखिल जी हैं और तुसिफ कासिम साहब भी इधर आए हुए हैं, मूल निवासी संघ के सदस्य हैं और इधर के शायद दिल्ली के वो टीम को संभालते हैं। तो आप सभी साथी जो पहुँचे, जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, हमारे बीच में लक्ष्मी मूल निवासी जो अपनी महिलाओं की विंग है, महिला क्रांति सुरक्षा दल, वो इधर आए हुए हैं और 2 साथी बहादुरगढ़ से अभी जो पहुँचे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लेकर
वो अपने संगठन की विंग है Y++ युवा संघर्ष शिक्षा संघ, युवाओं की है, अनमैरिड लड़कों की वो टीम है। तो उस टीम से साथी आए हुए हैं, तो मैं सुमित कुमार को इनवाइट करता हूं और वो थोड़ा सा आगे इसको चलाएंगे, एक दो बात अपनी रखेंगे और आगे चलाते रहते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा युवाओं से स्टार्ट कर देते हैं सर, तो मैं बाद में गौतम जी इसको संभाल लेंगे। तो सुमित कुमार एक बार आए और थोड़ा सा आगे इसको बारे में अपनी बात